सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट ने एक दफ़ा तो सबको हैरान और परेशान कर दिया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक साबिक डीजी आईएसआई को भी इतने बड़े मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। चंद रिटायर्ड अफसरान अक्सर निजी महफिलों में ये कहते थे कि इस लेवल पर कभी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इससे एक नई रिवायत कायम हो जाएगी और आने वाले बरसों में फिर हर दूसरे फौजी अफसर का कोर्ट मार्शल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लगता है कि मौजूदा अस्करी क़यादत इस दबाव का शिकार नहीं हुई कि कल कला को इस रिवायत का सहारा लेकर कार्रवाइयां होंगी। सवाल यह है कि फैज हमीद इस रेड लाइन को कैसे क्रॉस कर गए जिसके बारे में वो जानते थे कि इससे खतरात पैदा हो सकते हैं। शायद फैज हमीद को ये लगता था कि इनके साथ धोखा हुआ है, लिहाजा वो बदले के चक्कर में बहुत दूर निकल गए। अगर आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि जनरल रिटायर्ड फैज के साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। अब आप पूछेंगे कि ये वादे किसने किए थे और वो कौन से ऐसे वादे थे जो पूरे न होने की सूरत में उन्होंने अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। हुआ कुछ यूं था कि जनरल बाजवा दरअसल जनरल कियानी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते थे और उनके करीब भी रहे। जनरल बाजवा ने पहले दिन से सोच रखा था कि वो 3 साल बाद घर नहीं जाएंगे। इनके जहन में कुछ मंसूबे थे जो वो 3 साल में पूरे नहीं कर सकते थे। इन्हें इन कामों के लिए 6 साल दरकार थे, लेकिन इन्हें बहुत जल्द ये अंदाजा हो गया था कि वजीर आजम नवाज शरीफ इन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने किसी भी जनरल को मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं दी थी। यहीं से जनरल बाजवा के जहन में इमरान खान का नाम उभरा। इस सारे मंसूबे में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कलीदी किरदार बन रहा था, जिनका जनरल बाजवा से पुराना खानदानी ताल्लुक था। यूं इमरान खान को वजीर आजम बनवाकर जनरल बाजवा ने 2019 में खान से मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने का मंसूबा बनाया। साथ ही जनरल बाजवा की नवंबर 2022 में रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद को नया आर्मी चीफ बनाने का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। इस मंसूबे में फैज हमीद को डीजीसी से प्रमोट करके डीजी आईएसआई लगाना भी शामिल था। अगस्त 2018 में इमरान खान वजीर आजम और जून 2019 में फैज हमीद डीजी आईएसआई बने तो जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिल गई। अब इस पूरी डील में देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका फैज हमीद को लगा कि जब इनके आर्मी चीफ बनने का वक्त आया तो इससे पहले जनरल बाजवा और इनकी टीम इमरान खान को हटाने पर तुल गए। जनरल बाजवा पर दबाव था कि वजीर आजम इमरान खान तो अभी से फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाए बैठे हैं। दीगर सीनियर अफसरान जो नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती की फहरिस्त में शामिल थे वो भी इस बात पर अपसेट थे कि इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद क्योंकि वजीर आजम इमरान खान को रोज मिलते थे और इनके सियासी मुखालिफों को फिक्स करने का काम कर रहे थे, लिहाजा वजीर आजम समझते थे कि वो बेहतरीन जनरल है, बाकी जनरलों से इनका बराह रास्त राब्ता न था। यूं वो इनकी खूबियों से वाकिफ न थे। हर डीजी आईएसआई वजीर आजम के करीब हो जाता है क्योंकि ओहदे की वजह से इसे वजीर आजम को बराह रास्त बहुत सारे मामलात पर रिपोर्ट करना होता है। वजीर आजम डीजीआई से अक्सर सियासी इश्यूज भी हल कराता है। आपको याद होगा खान साहब अक्सर कहा करते थे कि इन्हें तो कौमी असम्बली में किसी बिल पर जब मेंबरान असम्बली के वोट की जरूरत पड़ती थी तो इन्हें एजेंसियों की मदद हासिल करनी होती थी। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने इमरान खान के कहने पर सियासी मुखालिफिन और मीडिया एंकर्स और मालिकान तक सबको फिक्स कर दिया था। उस वक्त अगर ट्विटर पर इमरान खान के खिलाफ कोई ट्वीट होता था तो भी फैज हमीद की टीम को कहा जाता था कि वो फोन करके ट्वीट डिलीट कराएं। वजीर आजम ऑफिस में इमरान खान की सोशल मीडिया टीम ये काम कराती थी। स्क्रीनशॉट्स भेजे जाते थे, धमकी आमेज फोन किए जाते थे। अगर कुछ सहाफी आगे से मजम्मत करते तो इनके मालिकान को कहा जाता था कि वो इसे कहें कि ट्वीट डिलीट करे या खुद को नौकरी से फारिग समझे। फैज हमीद ने जो चस्का इमरान खान को लगा दिया था, इसके बाद वो किसी और को चीफ बनाने का सोच भी नहीं सकते थे। फैज हमीद इन लोगों में से थे जो हमेशा यस बॉस कहते हैं। बॉस के मुंह से जो भी लफ्ज निकले फौरन इस पर अमल करना है, बॉस को इनकार नहीं करना, ना ही इसे कानून कायदे समझाने के चक्कर में पड़ना है। बस काम करके इसकी रिपोर्ट देनी है, इस सिलसिले में अगर कोई दूसरा नाम जहन में आता है तो वो मरहूम रहमान मलिक थे। वो भी इसलिए अपने सियासी बॉसेस में मशहूर थे कि वो गो गेटर थे, जो ऊपर से किसी फोन पर कहे गए काम से इनकार नहीं करते थे। ऐसे अफसरान सियासी हुक्मरानों को बहुत अच्छे लगते हैं जो एक फोन पर काम करके इन्हें रिपोर्ट करें, बहाने न तलाश करें। इसलिए फैज हमीद हो या रहमान मलिक मरहूम, उन्होंने खूब तरक्की की और अपने बॉस के करीब रहे, इनका एतमाद हासिल किया और जब भी इनके बॉस को मौका मिला उन्होंने इन्हें नए ओहदे पर तरक्की दी। फैज हमीद डीजीसी से डीजी आईएसआई
बने और फिर उन्होंने आर्मी चीफ लगना था। रहमान मलिक भी FIA के एक अफसर से तरक्की करते करते एक दिन उस FIA के ऊपर वजीर दाखिला लगे और वो एक ताकतवर वजीर दाखिला समझे जाते थे। लेकिन उनके साथ भी वही फैज हमीद वाली ट्रेजेडी हुई, क्योंकि आखिरी दिनों में वो जरदारी साहब का एतमाद किसी वजह से खो बैठे थे और इन्हें सेनेट का टिकट न दिया गया। फैज हमीद भी अपने बॉस जनरल बाजवा का एतमाद खो बैठे और आर्मी चीफ न बन सके। फैज हमीद तो नवाज शरीफ के वजीर आजम होते हुए इमरान खान के बहुत करीब आ चुके थे। वो तो जहांगीर तरीन के किराए पर लिए गए एक खुफिया घर में इमरान खान से 40 मुलाकातें कर चुके थे। इन खुफिया मुलाकातों के लिए ही जहांगीर तरीन ने वो घर किराए पर इस्लामाबाद में लिया था, जिसका किसी को इल्म न था। नवाज शरीफ के वजीर आजम हाउस में आखिरी दिनों इस घर में इमरान खान और जनरल फैज की खुफिया मुलाकातें तरवातुर से होने लगी थी। जनरल फैज DG होते हुए इमरान खान की आंखों का तारा बन चुके थे। इन 40 से ज्यादा खुफिया मुलाकातों में होने वाले राज और न्याज ने ही इमरान खान के लिए वजारत उज़्मा का रास्ता खोला। जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिली, लेकिन इस सारे खेल का मरकजी किरदार फैज हमीद थे, जिन्होंने ये सब कुछ मुमकिन कर दिखाया था। इन्हें क्या मिला? इनके साथ धोखा हुआ। इस डील के 3 किरदारों में से जनरल बाजवा और इमरान खान तो अपना हिस्सा ले चुके थे, लेकिन जनरल फैज के साथ हाथ हो गया। उधर इमरान खान को भी लगा कि जनरल बाजवा ने इनके साथ भी हाथ किया है और शरीफों और सरदारियों के साथ मिल गए हैं। यूं जनरल फैज और इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ हो गए और यूं एक नया खतरनाक खेल शुरू हुआ और जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद खामोश जिंदगी गुजारने के बजाय बदला लेने का फैसला किया।